हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये 30 प्रश्न पूरे रसायन शास्त्र का निचोड़ प्रश्न है, चुन चुन कर लाया गया है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो पार्ट 1 में हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद उसको आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है शाक सब्जियों का अपघटन होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है उभयगामी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिस्थापन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये उष्माक्षेपी का उदाहरण है, क्योंकि जब शाक सब्जी विघटित होते हैं तो उसमें से उष्मा निकलता है, इसीलिए हम उससे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब यहाँ पे दूध है, दूध से यहाँ पे जब दही बनता है तो यहाँ पे देखिए पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दूध होता है और यहाँ पे क्या होता है, दही होता है। तो जब दूध से दही बनता है तो दही बहुत ही अम्लीय हो जाता है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो अम्ल का मात्रा जैसे ही बढ़ेगा तो पीएच स्केल का मान वहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका पीएच का मान होता है दूध का 6.5 और इसका हो जाएगा तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ से जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है, तो जो पीएच इसका मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूध से दही क्या हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है यहाँ पे उष्माशोषी। तो यहाँ पे बताना है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम लोग श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन जुटता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है या ह्रास होता है उसे हम लोग अपचयन बोलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे आवेशहीन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर हेल्पफुल हो वीडियो, तो आप लोग प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें से पहचानना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है वन, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। बी ऑप्शन है जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। सी ऑप्शन है कोयला, ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जो प्राकृतिक के द्वारा बना होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, यानी ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि कोई विलयन है वो क्या कर रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कहां से कहां तक होता है, तो 7 से लेकर 14 तक यहाँ पे क्षार का पीएच मान होता है। और यहाँ पे अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक होता है, 0 से 7 के बीच में यहाँ पे अम्ल का पीएच मान होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कोई विलयन क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, यानी वो जो विलयन है वो क्षारीय है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, क्योंकि ये 0 से लेकर 7 के बीच में आते हैं। और जो 0 से लेकर 7 के बीच में आएगा वो अम्लीय होगा, लेकिन ये जो विलयन है वो क्या है, क्षारीय है, क्योंकि वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर, देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे बताना है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और उदासीन विलयन का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से पहचानना है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी मजबूत अम्ल है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन जो अम्ल है वो सबसे अधिक मजबूत है। तो यहाँ पे देखिए शक्तिशाली है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे कल सुबह 9 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में आप लोग सुबह में 9 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो एकदम आप लोग 9 बजे आइए लाइव और प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट देने का बहुत ही फायदा है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट से मत भागिए। अगर जो उसमें प्रश्न आपको भारी लगे, अगर बनाना नहीं आए, तो उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, ताकि वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए वो विषय। अगर उस विषय से जितना आप लोग भागिएगा, अगर नहीं आएगा वो विषय आपके लिए उतना ही मुश्किल होते जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर है कि पीएच में पी सूचक है। यहाँ पे बताना है कि जो पीएच स्केल होता है उसमें पी का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन है फैक्टर, बी ऑप्शन है पावर, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो पीएच स्केल होता है उसमें पी किसको सूचित करता है। तो पी किसको सूचित करता है, पावर को सूचित करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म का क्या होता है पीएच स्केल का, कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे जो पी है वो किसका सूचक है, पावर का सूचक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ दे कि पीएच में एच का क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो H है वो हाइड्रोजन को प्रेजेंट करता है, सूचित करता है। तो अगर H को पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा, और P को पूछेगा तो यहाँ पे पावर होगा। तो यहाँ पे P का पूछा है तो यहाँ पे पावर होगा, और H का पूछता तो हाइड्रोजन होता है, यानी यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा है। इसमें बताना है कि एसिटिक अम्ल है वो प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, यानी किसको हम खाएंगे या लेंगे तो उसमें हम लोग एसिटिक अम्ल मिलेगा। ए ऑप्शन है संतरा, बी ऑप्शन है सिरका, सी ऑप्शन है इमली, डी ऑप्शन है यहाँ पे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, तो एसिटिक अम्ल हमको सिरका में मिलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, दांतों का क्षय कब शुरू होने लगता है, यानी दांत खराब कब होने लगते हैं। ए ऑप्शन है मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह के पीएच मान 7 होने पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दांत हमारे कब खराब होने लगते हैं, यानी कब दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम होने लगते हैं, यानी हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा ज्यादा होने लगती है, तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसीलिए हम लोग लवण युक्त पेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसकी अम्लीयता को क्या कर दे, कम कर दे।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 14 नंबर प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही, बी ऑप्शन है इमली, सी ऑप्शन है सिरका, डी ऑप्शन है यहाँ पे टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जो हमारा पेट होता है उसमें कौन सा अम्ल बनता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है यहाँ पे टार्टरिक अम्ल, सी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिए। और यहाँ पे आप लोग लाइव, जितने बच्चे इस वीडियो को ऑफलाइन भी देखते हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो आके यहाँ पे शाम 5 बजे यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे देखें। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जल का अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए या दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है यहाँ पे धोने का सोडा, सी ऑप्शन है यहाँ पे विरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए जब जल की अस्थायी कठोरता अगर हटाना हो या दूर करना हो तो हम जल में क्या मिलाएंगे, तो जल में हम क्या मिलाएंगे, धोने का सोडा मिलाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लाइव क्लास में आइएगा तो उसका उस क्लास का कुछ और ही मतलब होता है, और ऑफलाइन देखिएगा तो उसका मतलब कुछ और ही होगा। जो लाइव होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो लाइव क्लास में आना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 के बराबर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अभी हम आपको बताएं जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, यानी 0 से लेके 7 के बीच में होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, अगर 7 के बराबर होगा तो वो उदासीन विलयन, जैसे पानी का होता है उदासीन, उसका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 14 है तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से हमेशा कम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन एक अधातु है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक अधातु है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम। तो इसमें पहचानना है कि कौन एक अधातु है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कार्बन है वो क्या है, एक अधातु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यहाँ पे बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ए ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है Fe यानी लोहा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो जो Ag यानी जो सिल्वर होता है, जो चांदी होता है, वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उभयधर्मी, डी ऑप्शन है यहाँ पे उदासीन। तो यहाँ पे बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही ऐसे एक कोने में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी क्लिक करके आप लोग दबा के ऑल पे कर लीजिए नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन द्वारा, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे निस्तापन द्वारा। तो यहाँ पे बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है यानी किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसको सांद्रित किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, CFC का व्यापक उपयोग होता है। यहाँ पे बताना है कि CFC का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है एयर कंडीशनरों में, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है इंजनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो CFC होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये क्या करता है, जो ओजोन परत होता है O3 उसका क्या करता है, ये क्षय करता है। और ये ओजोन परत क्या करता है, ये जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें को क्या करता है, आने से रोकता है। तो इसी को जो O3 है, इसी को ये क्या कर रहा है, CFC गैस इसको छेद कर रहा है। जो आवरण होता है ओजोन परत का, उसका वो ये क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो एयर कंडीशनरों में से भी निकलता है, फ्रिज में से भी निकलता है, यहाँ पे इंजनों में से निकलता है, यानी इनमें से सभी में से क्या होता है, ये CFC गैस निकलता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सोना निम्न में से किसमें घुलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वो किसमें घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है अल्कोहल में। तो जो सोना होता है वो जल्दी घुलता नहीं है, और घुलता भी है तो किसमें घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। यहाँ पे बताना है कि अमलगम जो बनाता है धातु, उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कॉपर, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है सोना। यानी वो धातु अगर नहीं रहेगा तो अमलगम बनेगा ही नहीं। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वही धातु दूसरे धातु से मिलकर अमलगम बनाता है। तो वो धातु कौन सा है, पारा है। पारा ही क्या करता है, मिलके अमलगम बनाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि अमलगम में हमेशा एक धातु पारा ही रहेगा। अगर पारा नहीं रहेगा तो अमलगम नहीं बन पाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। जो धातु होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए यहाँ पे जो धातु है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। तो धातु ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये भी त्यागते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। तो जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो विद्युत धनात्मक कहलाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। इसमें से बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तन्य किसे बोला जाता है, जिसे पीट पीट कर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए उसे तन्य धातु बोला जाता है, तन्य चिप पदार्थ बोला जाता है। तो इसमें से बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। यहाँ पे देखिए जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। इसमें से पहचानना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे पोटेशियम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो जो हीरा होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है यहाँ पे 16, डी ऑप्शन है यहाँ पे 17। तो यहाँ पे बताना है कि जो क्लोरीन होता है Cl, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथेन। तो यहाँ पे बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो उसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। और जो प्राकृतिक गैस जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है, उसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। और जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है यहाँ पे ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, विद्युत का यहाँ पे कुचालक होता है, यानी यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट क्या है, एक विद्युत का सुचालक, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात यहाँ पे बताना है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का यहाँ पे आपको अनुपात बताना है। ए ऑप्शन है 1:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 3:1, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2:3। तो यहाँ पे देखिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो आपको ए बी सी डी ऐसे कमेंट करके नहीं भेजना है, आपको पूरा लिख के भेजना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार और बोल रहे हैं आप लोग, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इससे हमारा फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।